जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है हम मौर्य काल देख लिए थे। अब मौर्य काल के बाद दोस्तों आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, हम मौर्योत्तर काल के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि मौर्य काल के बाद में कौन से काल है जिनको हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपी पुलिस एग्जाम हो, यूपी एसआई हो, यूपी एएसआई हो, जूनियर असिस्टेंट, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों उसके पहले बता दें, अगर आप संपूर्ण इतिहास पढ़ने जाते हैं दोस्तों तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी क्लासेस हम रेगुलर वाइज लगा रहे हैं दोस्तों। संपूर्ण इतिहास ऑल एग्जाम्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया, जा करके देख सकते हैं। और संपूर्ण अगर हिंदी पढ़नी है अभी से आप शुरू कर दीजिए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो ये आपके लिए हिंदी के लिए हमने यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएससी सबके लिए दोस्तों ये संपूर्ण हिंदी कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से कराया है। और जिनको दोस्तों हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों 50 रुपये पे कर सकते, पे करके दोस्तों ले सकते हैं। आपको पता होगा ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ पे ये मिल जाएगा भारतीय इतिहास के नाम से। इसमें संपूर्ण इतिहास आपको 50 रुपये में दे दिया जाएगा, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक हो। इसके अलावा आंदोलन भी आपको इसी में डाल दिए जाएंगे, तो जा करके इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा ये सफलता 2.0 बैच है, 5512 पदों के लिए अगर आप चाहते हैं जुड़ना जुड़ सकते हैं, जिसमें संदीप सर और संजीव सर खुद ही सेलेक्टेड टीचर हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे होंगे। ठीक है, तो जाएंगे जब आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों, ये देखिए इतिहास का है। और साथियों हमारा कंप्यूटर बैच है जो कि 199 रुपये में हो चुका है। ठीक है, जाकर के अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक, स्टैटिक जीके ई बुक है और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है, मात्र 399 रुपये। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों हम देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल कब आता है? मौर्य के उत्तर में, यानी मौर्य वंश के बाद। तो चलिए आपको देखते हैं, दिखाते हैं मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल में जिन पुरुष व महिलाओं के पास जमीनें नहीं होती थी उन्हें हम क्या बोलते थे? दास कर्मकार कहते थे। यानी कि मौर्योत्तर काल के समय जिन भी पुरुष हो या महिला हो उनके पास कोई जमीनें नहीं होती थी उनको हम दास कर्मकार बोलते थे। ये दूसरे के यहाँ, देखिए आपको पता है अभी भी क्या होता है, जिसके यहाँ दोस्तों जमीनें नहीं हैं वो क्या करते हैं? दूसरे के यहाँ दोस्तों काम करके अनाज ले लेते ना, अधिया बोलते हैं उसको, या फिर दोस्तों मजदूरी करके ऐसे कटवाई पे दोस्तों ले करके कुछ ना कुछ अपनी तरीके से जीवन यापन करते हैं गांव में। ठीक है, तो उस समय के लोगों को दास कर्मकार कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। ठीक है, आपको पता है मौर्य वंश में हमने देखा कि अंतिम जो मौर्य वंश था कौन सा दोस्तों? तो आपको पता होगा अंतिम बृहद्रथ था। ठीक, अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है, कौन करता है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग करता है, और वो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना करेगा। मगर दोस्तों जब मौर्योत्तर काल की बात करते हैं इसमें दोस्तों दो प्रकार के राजा आते हैं। एक होते देसी राजा, देसी शासक होते हैं, और एक होते विदेशी शासक यानी बाहरी शासक, ठीक, जो देश के नहीं थे। तो हम दोनों के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम देख लेते हैं देसी शासक। इनको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं देसी शासक। तो देसी शासक में दोस्तों आएगा शुंग वंश। 187 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं शुंग वंश के बारे में। दोस्तों शुंग वंश को हम इसे ब्राह्मण क्रांति वंश कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर ब्राह्मण वंश साम्राज्य भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि ब्राह्मण क्रांति वंश या फिर ब्राह्मण वंश या फिर ब्राह्मण साम्राज्य किसको कहते हैं? तो शुंग वंश को ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों। याद रखेंगे, इसी ने बृहद्रथ की हत्या की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक। बता चुके हैं पहले भी, अभी बता रहे हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। 187 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश चला, जिसे हम ब्राह्मण साम्राज्य या फिर ब्राह्मण क्रांति वंश कहते हैं। इनकी देखिए इनकी भाषा क्या थी? देखिए ब्राह्मण थे तो संस्कृति होगी, बिल्कुल सी बात। इनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। राजधानी विदिशा थी। ये देखिए RAS RTS के एग्जाम 2018 में पूछा गया। चलिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले हम बता चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों एक अयोध्या का अभिलेख है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ पतंजलि द्वारा संपन्न कराया। जो पतंजलि वही हो योग गुरु है ना, तो उनके द्वारा दोस्तों 2 क्या करवाए गए? 2
यज्ञ करवाए गए। कौन से? अश्वमेध यज्ञ दोस्तों 2 करवाए गए। ठीक है, और याद रखेंगे कि शुंग वंश की राजनीतिक जानकारी, देखिए जो शुंग वंश है, जो पुष्यमित्र शुंग है, इसकी दोस्तों जो राजनीतिक जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो कालिदास की एक रचना है मालविकाग्नि मित्रम। किसमें? मालविकाग्नि मित्र से दोस्तों शुंग वंश की जानकारी मिलती है। आपसे पूछेगा कि कालिदास की रचना क्या है? मालविकाग्नि मित्र ना। तो इससे दोस्तों इसके शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और आपको बता दें कि भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। कौन से? भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया। ये भी आपको याद कर लेना। चलिए, अब दोस्तों पुष्यमित्र के बाद कौन आएगा? तो अग्निमित्र आएगा। अग्निमित्र दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का क्या था? लड़का था। ठीक है, आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग का लड़का कौन होता? अग्निमित्र। और अग्निमित्र की मैं बात करूं ना, ये इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको बता दें कि कालिदास का जो काव्य है मालविकाग्नि मित्रम को दोस्तों जो मुख्य नायक है अग्निमित्र ही है। यानी कि जो कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र लिखा है उसका दोस्तों नायक जो है, मुख्य नायक जो है, नायक वो अग्निमित्र ही है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग का लड़का यानी अग्निमित्र का मालविकाग्नि मित्र में दोस्तों नायक का रोल निभाया है। और इसमें नायिका कौन है? मालविका। तो याद रखेंगे जो कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम है रचना है, उसमें दोस्तों ये हीरो है, उसका मेन नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। और नायिका कौन है? मालविका। ठीक है, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है, किस रचना में? तो मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा? कालिदास ने। इसमें नायक कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। ठीक, और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। दोस्तों अब ज्यादा इसके बारे में देखेंगे नहीं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो देवभूति होगा। इसकी हत्या कौन करेगा? तो वसुदेव कर्ण करेगा। और वसुदेव कर्ण करेगा तो वसुदेव कर्ण इनकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना कर देगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2020 में कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होगा? देवभूति। ठीक है, चलिए अब कर्ण वंश देखते हैं। अब देखिए कर्ण वंश के संस्थापक कौन होंगे? तो आपको पता है वसुदेव कर्ण हो जाएंगे। इसने किसको मारा? तो आप बताइए, देवभूति को। देवभूति कौन था? तो आप बता सकते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखिए कर्ण वंश की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? इसका समय क्या था? 75 से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक। इसका जानकारी कैसे मिलती? तो दोस्तों बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखा गया, उससे दोस्तों कर्ण वंश के बारे में जानकारी मिलती। यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, बाणभट्ट किसकी रचना? हर्षचरित की। ठीक है, याद रखेंगे, सॉरी हर्षचरित किसकी रचना? बाणभट्ट की। और इस कर्ण वंश की जानकारी का स्रोत भी यही है। ठीक है, इस वंश में 4 शासक हुए। किसमें? कर्ण वंश में 4 शासक हुए। वसुदेव, देखिए जो कि इसके जनक थे, है ना, यानी कि इसके संस्थापक थे। फिर भूमिमित्र आएगा, फिर नारायण आएगा, फिर सुशर्मन आएगा। ठीक है, और सुशर्मन अंतिम शासक होगा। याद रखेंगे कि नोट कर लीजिएगा, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर सिमुक, दोस्तों सिमुक जो है वो नए वंश की स्थापना करता है, सातवाहन वंश की। कौन सी? सातवाहन वंश की नींव डालता है कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ा रहे हैं, फालतू चीजें इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा थे उन्हीं पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। तो 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी, देखिए ये ईसा पूर्व से जाएगा 30 के बाद दोस्तों 29, फिर करते करते दोस्तों 0 पे जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 करके 250, यानी ये लगभग दोस्तों 280 साल तक राज किया। ठीक है, चलिए सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। तो यह पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। एसएससी जीडी पूछा गया। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। सिमुक ने दोस्तों किसको मार के डाला, न्यू डाली? दोस्तों आपको पता सुशर्मन की हत्या की। सुशर्मन किस वंश का? कर्ण वंश का सुशर्मक था। ठीक है, सुशर्मन था, उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की न्यू किसने डाली? सिमुक ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, देखिए यह पश्चिम भारत का सबसे शक्तिशाली क्या था दोस्तों? पश्चिम भारत का सबसे शक्तिशाली। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे कि भैया ये पश्चिम भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। और इसके संस्थापक कौन होंगे? सिमुक। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में पड़ता दोस्तों। यूपीएसआई 2021 और आरएएस आरटीएस 2018 पूछा गया। इसको नवीन ब्राह्मण वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवीन ब्राह्मण वंश बोलते हैं। ठीक है, और इसकी राज की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक, हमने ब्राह्मण वंश ही बता दिया, शुंग वंश। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद सातवाहन वंश क्या है? ये नवीन ब्राह्मण वंश कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इसकी राज की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। इस वंश के शासक मात्र नामों से पहचाने कि यहाँ पे दोस्तों मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यहाँ के जो वंश के राजा थे वो माता के नाम को आगे लगाते थे। ठीक, सीडीएस में पूछा गया। अगला है दोस्तों, अब देखिए सिमुक दोस्तों क्या होता है? सिमुक 60 ईसा पूर्व से लेकर के 37 ईसा पूर्व तक था। और ये सातवाहन वंश का क्या है? संस्थापक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर दोस्तों कृष्ण शासक बनता है। कृष्ण क्या होता है? इस 37 से लेकर 27 ईसा पूर्व तक बैठेगा।
और ये सिमुक का भाई होता है दोस्तों, इसका भाई होता है कृष्ण, ये शासन करता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम आता है दोस्तों, और याद रखेंगे ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक यानी 10 साल तक राज करता है, और यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। आपसे पूछेगा सातकर्णी की उपाधि किसने धारण की, तो सातकर्णी प्रथम ने, ठीक है, पहला शासक था। उसके बाद आता है गौतम पुत्र सातकर्णी, 106 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 130 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों और भी आते हैं, मगर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी दोस्तों 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक होता है, और नासिक अभिलेख में दोस्तों इसे एकमात्र ब्राह्मण या फिर अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अभिलेख से, तो नासिक अभिलेख में दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या फिर अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। और दोस्तों ये यूपी आरओ पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2021 में भी पूछा गया। और दोस्तों इसकी उपाधि क्या थी, उपाधि दोस्तों वेणकटक स्वामी की उपाधि ली, और वेणकटक नगर यानी नासिक में दोस्तों इसकी स्थापना भी कर दी, एक नगर ही बसा दिया अपने उपाधि के नाम पर, ठीक है। वेणकटक स्वामी की उपाधि ली और साथियों वेणकटक नगर नासिक में उसकी स्थापना भी कर दी। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला आता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है, 130 से लेकर के 154 ईस्वी तक। और दोस्तों इसकी उपाधियां क्या थी, इसने महाराज व दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण कर ली। और दोस्तों इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। किसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। दोस्तों आपको बता दें इसने क्या किया, इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त किया और इसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा था, किसको, वशिष्ठी पुत्र को, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण चीजों की बात करें तो याद रखेंगे सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शीशे के सिक्के किसने, सातवाहन। देखिए 7 से सातवाहन वंश ना शीशे सिक्के चलाए, और सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के भी सिक्के चलाए। इनके समय में दोस्तों जिले को आहार कहता था। और आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था, जिसमें दोस्तों एक गौलमिक के अंतर्गत कितने चीजें होती थी, तो 9 रथ होते थे, 9 हाथी और 25 घोड़े व 45 पैदल सैनिक होते थे। यानी एक गौलमिक के अंतर्गत कितने, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े व 45 पैदल सैनिक होते थे। चलिए तो हमने देशी शासक देख लिया दोस्तों, विदेशी शासक देखते हैं। मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक, पहला हिंद यूनानी। क्या, हिंद यूनानी के बारे में देखते हैं। अगर मैं दोस्तों हिंद यूनानी की बात करूं तो भारत में सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किए, और ये हिंद यूनानी इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी कह, देखिए इनको क्या क्या कह सकते हैं, पहला हिंद यूनानी कह लीजिए, इंडो ग्रीक कह लीजिए, बैक्टीरियाई यूनानी कह लीजिए, ठीक है। और सर्वप्रथम इनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए। दोस्तों याद रखिएगा ये एनटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले सोने सिक्के भारत में किसने चलाए, तो हिंद यूनानी ने, ठीक है। और याद रखना आपको सबसे अधिक विख्यात दोस्तों शासक इनमें कौन हुआ, तो मिनांडर हुआ, जिसे हम मिलिंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिनांडर दोस्तों सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ, ठीक है। आपको बता दें कि मिनांडर की अगर मैं बात करूं तो मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिलिंद के बारे में बातचीत का वर्णन किया गया। दोस्तों ये मिलिंद पन्हों क्या है, बौद्ध दोस्तों एक पुस्तक है, इसमें नागसेन और मिलिंद मिलांडर है ना, मिलांडर की दोस्तों बातचीत का वर्णन किया गया, ठीक है। अब दोस्तों इनकी देन क्या है भारत को, तो दोस्तों यूनानियों द्वारा जो दिया गया, क्या दिया गया, तो राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया गया। और दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा नेपथ्य की कला इनसे ली गई है भारत में, ठीक है। चलिए अगला है शक या फिर सीथियन शासक, है ना। शक या फिर सीथियन शासक दोस्तों आपको बता दें कि इनका मूल स्थान क्या था, तो मध्य एशिया यानी सीरिया से आए थे, ठीक है। और यूनानियों के बाद शक भारत आए। इनकी 5 शाखाएं थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान में थी, यानी कि इनकी 5 शाखाएं कुल काम कर रही थी, जिनकी राजधानी तो भारत में थी या फिर अफगानिस्तान में फैले हुए थे। पहले हैं रुद्रदामन प्रथम। दोस्तों इनका शासक काल क्या है, 130 से 150 ईस्वी तक। ये सबसे विख्यात शासक था और कष्ट, ये देखिए संस्कृत भाषा का प्रेमी था। किसका, संस्कृत भाषा का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसने दोस्तों सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीएससी में पूछा गया, एसएससी जीडी पूछा गया कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ने। आपको बता दें कि रुद्रदामन प्रथम का एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया, जो संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख था। देखिए रुद्रदामन प्रथम ने एक दोस्तों अभिलेख लिखा है रुद्रदामन का दोस्तों जूनागढ़ में, है ना, जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, जो कि संस्कृत भाषा में जारी होने वाला पहला अभिलेख था। और याद रख लेगा कि नोट करके लिख लेना कि इसका दोस्तों, ठीक है, अंतिम शासक कौन था, यानी कि आपसे बात करते हैं शक का अंतिम शासक कौन हुआ, तो रुद्र सिंह तृतीय हुआ, जिसकी हत्या कौन करेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, ठीक है। इसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया।
महत्वपूर्ण चीजें क्या थी दोस्तों इनकी, तो सर्वप्रथम दोस्तों तिथि युक्त सिक्के शकों द्वारा चलाए गए। शक की दोस्तों देन क्या है, इन्होंने तिथि युक्त, जैसे आप देखते हैं ना सिक्के दोस्तों 2007 लिखा होता, 2015 छपा 2015 लिखा होगा, तो वो इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हिंद पार्थियाई या फिर पहलो वंश है ना, इनके द्वारा, तो ये कौन थे दोस्तों, इनका मूल निवास का था ईरान था। इनके वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, मिथ्रेडेट्स प्रथम हो जाएगा। और इनकी दोस्तों तख्ते बही अभिलेख किसमें लिखा गया, खरोष्टी लिपि में। बस इतना याद रख लीजिए। उसके बाद कुषाण वंश, ये इंपॉर्टेंट है क्या साथियों, कुषाण वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट। कुषाण वंश की बात कर ले तो दोस्तों इनका मूल स्थान क्या था, चीन, यानी ये चाइनीज थे। ठीक है, चाइना से आए थे। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई, पाटिलपुत्र व विदिशा। पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की, तो आपको हमने बताया था उदयन द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की थी, और ये मौर्य वंश की राजधानी भी बनी थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे कुषाण वंश के, तो कुजुल कटफिसेस। क्या, कुजुल कटफिसेस दोस्तों इसके संस्थापक थे। आपको बता दें कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में ही बनाई गई थी दोस्तों। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में ही बनाई गई थी। एसएससी जेईई 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो कुजुल कटफिसेस दोस्तों जो कि इसके क्या थे, जन्म संस्थापक थे कुषाण वंश के। इसने सबसे पहले दोस्तों इसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की, किसने, कुजुल कटफिसेस ने। दूसरे दोस्तों विम कटफिसेस की बात कर लें, 65 से 78 ईस्वी तक। आपको बता दें इसे सिंधु नदी पार कर तक्षशिला व पंजाब पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया दोस्तों, सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया, किसने, विम कटफिसेस ने। और भारत में सर्वप्रथम दोस्तों विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, इसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। ये बीपीएससी में पूछा गया कि सबसे ज्यादा दोस्तों स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया विम कटफिसेस ने ना, कुषाण वंश का। ठीक है, और यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। किस धर्म को इसने पनाह दिया, तो दोस्तों शैव धर्म। ठीक है, शिव को मानने वाला था। अगला है कनिष्क दोस्तों, इसी का कनिष्क है कुषाण वंश का दोस्तों जो शासक है कनिष्क। इसकी दोस्तों समय की बात करते हैं 78 से लेकर के 105 ईस्वी तक होता है। अब देखिए इसकी राजधानी बहुत पूछता, तो दोस्तों इसकी राजधानी, प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। और दूसरी राजधानी इसने मथुरा को बनाई। ठीक है, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी राजधानी क्या थी, इसने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसने कश्मीर में कनिष्कपुर व तक्षशिला में सिरकप नगर बसाया। क्या, तक्षशिला में दोस्तों सिरकप नगर बसाया और कनिष्कपुर नगर बसाया। ठीक, इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहां पर, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति की मतलब आयोजित की गई थी। आपको बताया ये यूपीएसआई में पूछा गया और यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया। और याद रखें दोस्तों इसे 70 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा, दोस्तों हमारा जो शक संवत है भी कैलेंडर हो दोस्तों शक संवत पे आधारित है। और ये 78 ईस्वी में चलाया गया, किसके द्वारा दोस्तों, तो कनिष्क के द्वारा। जब ये गद्दी बैठता है तभी दोस्तों ये चलाता है। गद्दी बैठने के तिथि दोस्तों ये शक संवत जारी करता है और ये भारत सरकार इसको यूज करती है। ये पेट 2021 यूपीएसआई और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और कनिष्क ने सिल्क मार्ग यानी चीन से रोम पर दोस्तों अधिकार कर लिया था, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिल्क मार्ग का अधिकार किसका था दोस्तों, कनिष्क द्वारा किया गया था। ठीक है, और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। देखिए द्वि में इधर से मात्रा लगेगी तो कनिष्क को दोस्तों द्वितीय अशोक की संज्ञा भी देते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कनिष्क से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, और इसकी दूसरी राजधानी क्या है, मथुरा। इसके अलावा शक संवत चलाया कब, 78 ईस्वी में। और सो इस सिल्क मार्ग पर इसने अधिकार कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कनिष्क दरबारी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला है अश्वघोष, इनकी दोस्तों रचना क्या है, बुद्ध चरित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी जीडी में पूछी गई। बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवनी का उल्लेख है, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, फिर दूसरे चरक दोस्तों, ये आयुर्वेद के जनक थे। ठीक, चरक संहिता इनकी रचना है, देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया, पेट 2021 में पूछा गया, सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। चरक को आयुर्वेद का जनक मानते हैं, एसएससी जीडी में पूछा गया ये। और नागार्जुन दोस्तों भारत का आयनस्टीन कहते हैं और शून्यवाद के जनक दोस्तों ये भी इन्हीं दरबारी थे। वसुमित्र थे और पार्श्व थे। ठीक है, अश्व नाचे पैर पर ना, तो अश्व से अश्वघोष, नाचे से दोस्तों ना से नागार्जुन, चा से चरक और पैर मतलब पार्श्व है ना। तो ये ऐसे दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो कनिष्क के दरबारी हमने बता दिए। ठीक है, आपको बता दें कि चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबारी थे, याद रखेंगे। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में शोभावान थे दोस्तों, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया ना, ये 2018 में। और सो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण वंश के शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित पाई गई दोस्तों। ये देखिए, ये आपके यूपी पुलिस
अभी 24 में जो पेपर हुआ दोस्तों, जो रद्द हो चुका है, उसमें पूछा गया कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में स्पेस था, यहाँ पे भरना था कि विशाल शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई दोस्तों। किस वंश के? तो कुषाण वंश के शासकों की विशाल मूर्तियां पाई गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है, जो कि पेपर अब री एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ गए हैं। चलिए, अगर आप दोस्तों तो चाहते हैं कि सही से आपको पढ़ना दोस्तों इतिहास, तो आप यहाँ पे दोस्तों एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, देख जाकर पढ़ सकते हैं। इसका दोस्तों स्टैटिक जीके पढ़ना था, ये पढ़ लीजिएगा। अभी भी ये फोल्डर बना हुआ है, इसी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये हिंदी जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई, हिंदी पढ़ लीजिए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं इसकी ई बुक लेना, तो आप ज्ञान अर्बेल ऐप पे जाकर दोस्तों 50 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों, ये हमारा सफलता 2.0 बैच है, अगर चाहते हैं मात्र 399 में दोस्तों अभी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे दोस्तों, जैसे आप जाते हैं हमारे ज्ञान अर्बेल ऐप पे दोस्तों, ये देखिए ये संपूर्ण भारतीय इतिहास की ई बुक है। ये कंप्यूटर बैच है हमारा दोस्तों, 199 रुपये में से स्टैटिक जीके ई बुक है। ठीक है, जिससे दोस्तों यूपी पुलिस में पूरा क्वेश्चन छाप दिए गए थे। ठीक है, और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है। चाहिए लीजिए, जो आपको समझ में आता है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।